जी, कन्वेंशनल मेथोडोलॉजीज के बाद ये कन्वेंशनल में थोड़े ओल्ड मेथोडोलॉजीज जरूर हैं, लेकिन ये स्टिल जो है यूटिलाइज की जा रही हैं, यही यूटिलाइज की जाती हैं। एडवांस मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन जो है वो फर्दर जो है वो इन्हीं प्रिंसिपल्स की बेस के ऊपर एडवांस टेक्निक्स के साथ उनको जो है वो उन्हीं में ऑल्टरनेशन करके हमें जो है न्यू टेक्निक्स जो है वो इंट्रोड्यूस कराई गई हैं। सो दीज आर आल्सो एप्लीकेबल और इंडस्ट्रियल लेवल पे इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो उनमें कुछ के नाम है, माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन है, एक्सीलरेटेड फ्लूइड एक्सट्रैक्शन है, काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन है। इनमें से दो हम डिस्कस करेंगे, माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन एंड सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन। बेसिकली माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के थ्रू जो है वो आपकी एक्सट्रैक्शन हो रही है। आप समझ लें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के थ्रू जो सोर्स ऑफ हीट जो है वो प्रोवाइड की जा रही है सैंपल को और सॉल्वेंट को। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन में क्या है जी, कि हमारे पास जो हमारा फ्लूइड बेसिकली इसको हम कह रहे हैं, इसमें जो सब्सटेंस है, फ्लूइड जो सब्सटेंस है, ये बेसिकली ये नीदर गैस नॉर लिक्विड, यानी कि ये इन बिटवीन है। ये इनका जो क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर होता है जिसके ऊपर ये लिक्विड और गैसेस फेज करते हैं, इससे अबव टेम्परेचर है, वहां पे ये ना तो एज अ गैस बिहेव करते हैं, ना ही एज अ लिक्विड बिहेव करते हैं। ठीक है, यानी कि ये इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, मीन्स कि ये गैस भी होते हैं और ये लिक्विड भी बिहेव करते हैं। ठीक है, तो वो एक सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, सुपर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है जो कि उनके क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव होता है। ठीक है, उसके ऊपर इनकी डेंसिटी लिक्विड की तरह होती है और इनकी जो डिफ्यूजन कैपेबिलिटी होती है वो गैसेस की तरह होती है, इनकी मूवमेंट इनकी गैसेस की तरह होती है, ट्रैवलिंग जो होती है। तो दैट्स व्हाई ये जो है दे डिफ्यूजेस लाइक अ गैसेस, उनके पेनिट्रेट करते हैं लाइक अ गैसेस, और सॉलिबिलिटी सॉल्युबल जो होते हैं वो एज अ लिक्विड होता है। तो इसीलिए इस प्रोसेस के थ्रू ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन जो है ये भी बहुत एक यूटिलाइज किया जाता है प्रोसेस। एक्सीलरेटेड फ्लूइड एक्सट्रैक्शन है, एलिवेटेड टेम्परेचर मींस के टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और प्रेशर प्रोवाइड किया जाता है जहां पे सॉल्वेंट है वो टेम्परेरीली जो है वो एज अ लिक्विड फेज में ही रहता है, और it will help easily to extract the your desired product or desired drug or component constituent जो भी आपने extract करना है। सॉल्वेंट को जो है ना वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर जो है वो क्या करते हैं, वो 5 to 10 मिनट्स कह लें, ये शॉर्टर पीरियड के लिए टेम्परेरीली जो है आपका वो लिक्विड फॉर्म में ही रहता है। दैट्स एक्सीलरेटेड फ्लूइड एक्सट्रैक्शन। ठीक है, काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन में क्या होता है, जो वेट मटेरियल इंटरैक्ट विद सॉल्वेंट इन काउंटर करंट मैटर, मींस के आपका जो सैंपल है उसको हम जो है मेंस्ट्रुम में वेट करते हैं और उसके बाद काउंटर करंट वे से, यानी कि आपका ऊपर से सॉल्वेंट आ रहा है तो नीचे से आपका जो है वो प्रेजेंट है, आपका सैंपल प्रेजेंट है, तो ये काउंटर करंट वेव्स में जो है वो आपके पास बेसिकली मूवमेंट होती है, आपकी स्लरी कह लें, सॉल्यूशन कह लें, उसकी मूवमेंट होती है और उसके थ्रू कॉलम्स के थ्रू जो है वो पास ऑन होते हैं और वो जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं आपका कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो ये जो है ये दो इस सेंस में आते हैं, तो इनका मेथडोलॉजीज वही है, चीजें वही है, सिर्फ एक टेक्निक जो है वो थोड़ी सी वेरी कर गई है कि हमने उसको किस मेथड में इंटरेक्शन, यानी कि वे ऑफ इंटरेक्शन जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो गया है, अदरवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ द एक्सट्रैक्शन वाज सेम, किस तरीके से हमने माइक्रोवेव के थ्रू जो है मेंस्ट्रुम के थ्रू जो एक्सट्रैक्ट करना है। तो माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन और सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन को हम डिस्कस करेंगे मेजरली, जिसके अंदर माइक्रोवेव असिस्टेड एक्सट्रैक्शन हमारे पास आ जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आर अप्लाइड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो दैट्स व्हाई वो जो है
perpendicular to each other अप्लाई करती हैं और उनकी जो फ्रिक्वेंसी है from 0.3 to 300 gigahertz, ठीक है. In order to avoid interference with radio communications, जो domestic और industrial level पे आपके जो microwave radiations या microwaves ऑपरेट करते हैं वो 2.45 gigahertz की फ्रिक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं. Due to the electromagnetic nature, microwave process electric and magnetic field which are perpendicular to each other, which I have told you. The electric field causes heating via two simultaneous mechanisms, namely dipolar rotation and ionic conduction जो है, ठीक है. बेसिकली वो क्या करती है, जो फर्स्ट ऑफ ऑल माइक्रोवेव असिस्टेड जो है ना, ये पोलर कंपाउंड्स के लिए है, नॉन पोलर में ये इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है. तो पोलर के लिए क्यों है कि जी डायपोलर रोटेशन जो मॉलिक्यूल है उनकी जो है वो चेंजिंग, उनकी जो क्या कहते हैं स्पेसेस जो है उनकी, उनका जो आप कह सकते हो कि स्पेस के अराउंड जो उनकी पोजीशन है उसको चेंज करती है, ऑल्टर करती है, तो वो अलाइन हो जाते हैं ड्यू टू डायपोलर रोटेशन, ठीक है. उस पोलैरिटी की वजह से उनकी जो रोटेशन होती है और उस रोटेशन की वजह से जो स्पिनिंग होती है, मींस चार्जेस सेपरेशन की वजह से आयनिक कंडक्शन होती है उनके अंदर, ठीक है. तो ये दो मैकेनिज्म्स जो है वो फॉलो अप करके ये जब फ्रिक्शन होती है इन दो मैकेनिज्म की, तो फ्रिक्शन की बेस के ऊपर हीट जो है वो जनरेट होती है उसके अंदर. तो इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि जो मटेरियल इमर्स किया गया होता है इनसाइड उसको, ये आपको मैं इस डायग्राम के थ्रू, ये देखें जी, यहाँ पे ये आपके पास एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आपके पास जो है वो आपका प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट जो आपने एक्सट्रैक्ट करना है, जो आपका ड्रग है, वो सॉल्वेंट में इमर्स करके हमने इसके अंदर रखा है. अब माइक्रोवेव रेडिएशन हम देंगे तो वो क्या करेगा, दिस डायपोल मूवमेंट एंड आयनिक मूवमेंट की वजह से जो है आपके पास क्या होगा, इनके हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब होंगे उस ड्रग के सबस्ट्रेट के. तो वहां पे क्या होगा कि ये जो रेडिएशंस हैं ये डायरेक्ट उस सॉलिड को जाके हिट करेंगी, रेडिएशन पेनिट्रेट कर जाएंगी, हिट करेंगी, और ये उस सेल के अंदर जाके हीट को जनरेट करेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो है वो वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा और आपकी सेल जो है वो बर्स्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, रप्चर्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका कॉन्स्टिट्यूट जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा. तो विदाउट कंप्लीटली वार्मिंग अप द सॉल्वेंट ये डायरेक्ट जाके जो है आपके पेनिट्रेट कर जाता है उस सबस्ट्रेट को, उस ड्रग को, उस सैंपल को, और वहां से जो है वो उसके ये जो फ्रिक्शन जब पेनिट्रेट करती है सेल के अंदर, वो पेनिट्रेशन जो है वो क्या करेगी, वो उस फ्रिक्शन की वजह जो हीट जनरेट होगी वो वेपर प्रेशर को इंक्रीज कर देगी और उसकी वजह से सेल आपका ब्रेक हो जाएगा, जिससे आपका जो सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे सॉल्वेंट के अंदर. तो बेसिकली वही हो रही, डिस्ट्रप्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स हुए एंड देन डायपोल रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ड्यू टू दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. एंड देन इस जो रोटेशन की वजह से, डायपोल रोटेशन की वजह से जो माइग्रेशन ऑफ आयंस होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली डायपोल रोटेशन हो रही है किस वजह से, चार्जेस की वजह से. तो चार्जेस मींस कि आपके वो जो है माइग्रेशन होगी ऑफ आयंस की. तो वहां पे क्या होगा, इंक्रीज द पेनिट्रेशन ऑफ सोल्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंपोनेंट टू द एक्सट्रैक्टेड, ठीक है. तो वहां पे जो है वो इजीली आपका जब वो हीट जब वो पेनिट्रेट करेगा तो कॉन्स्टिट्यूट जो है वो सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन में आ जाएंगे और वो इजीली आपका जो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, लेस सॉल्वेंट यूटिलाइज होगा और लेस टाइम जो है यूटिलाइज होगा, और आपका जो है वो ज्यादा एफिशिएंटली और ज्यादा यील्ड वाला जो है वो एक्सट्रैक्ट आपको रिसीव होगा. सो दैट्स व्हाई ये इस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है. यहाँ पर लिखा हुआ है जी, इनसाइड अ माइक्रोवेव ट्रांसपेरेंट सॉल्वेंट द हीट ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन डायरेक्टली रीचेस टू द सॉलिड without being absorbed by the solvent, resulting in instantaneous heating of the residual moisture in the solid, ठीक है. और हीटिंग evaporates, यानी कि आप वो हीट किया, जाहिर बात है जो आपने सॉलिड पुट इन किया उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट था हीट की वजह से इवेपोरेट हो जाएगा. जब वो वेपोरेट हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है. तो जब वो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, मॉइस्चर वेपोरेट हो जाएगा और आपका सेल जो है वो ब्रेक हो जाएगा, जिसके अंदर से कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो हम एब्जॉर्ब कर लेंगे, डिसॉल्व कर लेंगे इन दी सराउंडिंग सॉल्वेंट के अंदर.
इसके एडवांटेजेस ये आ जाते हैं आपके पास कि reduces the solvent consumption and has shorter operational time, possess moderately high recoveries and good reproducibility and minimal sample manipulation for extraction process. ठीक है, यानी कि सैंपल जो है वो मिनिमल जो है उसकी मैनिपुलेशन होती है, या उसका आप कह लो कि सैंपल आपका ज्यादा से ज्यादा जाया हो, या वो कंप्लीटली जो है वो मोस्टली रेडिएशंस हैं वो पेनिट्रेट कर देती हैं और वो इंटरनली जाके जो है फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस करती हैं, मॉइस्चर सेल evaporate होता है, सेल खुद वो रप्चर होता है, नेचुरल प्रोसेस, कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई मैनिपुलेशन ऑफ द सैंपल इज मिनिमल। इसकी डिसएडवांटेज ये है कि माइक्रोवेव कैन बी वेरी पुअर व्हेन आइदर द टारगेट कंपाउंड्स और द सॉल्वेंट्स आर नॉन पोलर, क्योंकि हमने कहा जी डायपोलर रोटेशन होगी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से और आयनिक कंडक्शन होगी। जब नॉन पोलर होगा तो कोई डायपोलर पोलर जो है वो रोटेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से आयनिक कंडक्शन नहीं होगा, तो इट विल बी द पुअर एक्सट्रैक्शन। सो या फिर वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल इन नेचर हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली दे विल रेडिएशंस के थ्रू वो कंपोनेंट्स से आपके एवापोरेट हो जाएंगे, तो वो एक्सट्रैक्ट कैसे होंगे। ठीक है, एप्लीकेशन मोस्टली पेस्टिसाइड एनालिसिस, isolation of important in pharmaceutical compounds, extraction of virtually all compounds from all matrices, यानी कि तमाम किस्म के सॉलिड सबस्ट्रेट या सॉलिड सैंपल के अंदर से ये ऑल कंपाउंड्स को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है, हर किस्म के कंपोनेंट को एक्सट्रैक्ट कर लेता है फ्रॉम द एवरी सॉलिड मैट्रिक्स, ऑल द मैट्रिसेस। ठीक है, तो और फार्मास्यूटिकल कंपाउंड में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पेस्टिसाइड एनालिसिस के अंदर ये रोल प्ले करता है। ठीक है, और इसको हम एनवायरमेंटल वैल्यूएशन के लिए भी यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड जो हमने डिस्कस करना था वो हमारे पास आ जाता है जी सुपर क्रिटिकल फ्लूइड एक्सट्रैक्शन। Supercritical fluid extraction is a material that can be either liquid or gas used in a state above the critical temperature and critical pressure where gases and liquids can coexist। यानी कि ये एक तो critical temperature है, ये critical pressure है जिसके ऊपर आपकी गैस सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रही है। एक टेम्परेचर आ रहा है और क्रिटिकल टेम्परेचर प्रेशर से ऊपर एक सुपर क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर है जहां पे आपकी गैसेस और लिक्विड फॉर्म जो है वो कोएग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, एट द क्रिटिकल पॉइंट डेंसिटी ऑफ द गैसेस एंड लिक्विड phases is the same, यानी कि उनकी डेंसिटी सेम हो जाती है। there is no distinction between the phases, आप उस फेज के दरमियान में कोई डिफरेंस नहीं कर सकते between those of the pure liquids and gases। सुपर क्रिटिकल जो प्रोसेस है वो क्या करेगा, डेंसिटीज दैट आर लिक्विड लाइक एंड ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज दैट आर गैस लाइक, यानी कि वो डिफ्यूज क्या करेगा लाइक गैसेस। ठीक है, गैसेस जैसे इजीली और तेजी से डिफ्यूज होती हैं, वो डिफ्यूजन प्रोसेस जो है वो गैसेस के अकॉर्डिंगली होगा उन सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स का, और जो वो जब डिफ्यूजन हो जाएगी सेल के अंदर, मतलब कि इन पेनिट्रेट कर जाएंगे, वहां पे जाके वो जो एब्जॉर्बिंग करेंगे या डिसॉल्व करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट को, वो लाइक लिक्विड होगा। दीज ऑफर्स गुड पेनिट्रेटिव एबिलिटी एंड गुड एक्सट्रैक्टिव एबिलिटी, क्योंकि पेनिट्रेटिव एबिलिटी इज लाइक गैस लाइक ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन के थ्रू, और जो गुड एक्सट्रैक्टिव एबिलिटी है वो डिसॉल्विंग इन द सॉल्वेंट ऑफ द पर्टिकुलर कंपोनेंट, तो वो आपके एज ए लिक्विड वहां पे उसका जो है वो पॉइंट आता है। ठीक है, दीज आर द फ्यू फ्लूइड्स जो कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स आर लिस्टेड बिलो, जो कि यूटिलाइज किए जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा अहमियत दी जाती है बिकॉज यू हैव फेवरेबल फिजिकल प्रॉपर्टी, एक तो एक्सपेंसिव है, सेफ है, और जो है एनवायरमेंटल इको फ्रेंडली है, सेकेंडली अबंडेंट में प्रेजेंस है, मतलब कि एनवायरमेंट में आके प्रेजेंट है, और उसके अलावा जो है ये इजीली अवेलेबल है। दूसरा ये है कि ये एक्सपेंसिव नहीं है, सेफ है, नेचुरली आपको अवेलेबल है, और
इको फ्रेंडली है, ठीक है ना। सो दैट्स वाई, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप ये एनवायरनमेंट में जाती भी है तो प्लांट्स इसको कंज्यूम कर लेंगे, तो ये एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट नहीं बनेगा, ठीक है। सो दैट्स वाई कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मोर जो है वो प्रेफरेंस दी जाती है उसको। एप्लीकेशन क्या है जी? एक्सटेंसिव एप्लीकेशन इन supercritical fluid extraction finds application in the extraction of pesticides, ठीक है। एक जो पिछली थी वो पेस्टिसाइड एनालिसिस के लिए यूटिलाइज हुई है, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ पेस्टिसाइड्स के लिए यूटिलाइज हुई है, ठीक है। क्योंकि पेस्टिसाइड्स में आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्टिसाइड्स आते हैं जो कि प्लांट एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बात करूं तो हम होम पेस्टिसाइड बनाते हैं, ठीक है ना, जो हाउस होल्ड पेस्टिसाइड्स हम बनाते हैं, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, अगर हम ये जो पुदीने का पानी होता है, मिंट वाटर, पुदीने का पानी, अगर आप जो है 2 कप वाटर में एक 12 to 15 लीव्स या वो जो होती है उसको आप बॉईल करें कि 1 कप रह जाए, उस पानी को अगर आप यूटिलाइज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ रेप्टाइल, यानी कि जो आपके लिजर्ड्स आती हैं या कॉकरोचेस आते हैं, बेड बग्स आते हैं जो, ठीक है, इनके लिए अगर आप ये स्प्रे कर देंगे तो ये नहीं आते, ठीक है। तो ये एक किस्म के आप कह सकते हो पेस्ट रेपेलेंट्स, ठीक है, तो पेस्टिसाइड्स के तौर पे आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये जो एक्सट्रैक्शन है हमने कैसे की, जो पेपरमिंट वाटर बनाया हमने, ये हमने जो मिंट है ये एक्सट्रैक्शन कैसे की, किस एक्सट्रैक्शन मेथड से की, जो मैंने आपको प्रोसेस बताया कि हमने उस पानी में पुदीना डाला और उसको बॉईल किया जब तक कि उसका एक वॉल्यूम रह गया, या मतलब कि 1 कप रह गया, तब तक हमने उसको बॉईल किया और उसके बाद उस पानी को हमने यूटिलाइज कर लिया। सो इस तरीके से ये एक्सट्रैक्शन ऑफ पेस्टिसाइड्स के तौर पे भी सुपर जो है वो यूटिलाइज की जाती है। डिफरेंट प्लांट्स जो हैं, ठीक है, डिफरेंट प्लांट्स जो हैं वो यूटिलाइज किए जाते हैं, जैसे पृथ्रम है, पृथ्रम जो है वो प्लांट के अंदर से जो है वो मिक्सचर हमें मिलता है जो कि पेस्ट रेपेलेंट है, ठीक है, उसके प्लांट एक्सट्रैक्शन हम यूटिलाइज करते हैं। ये जितने भी आप यूज करते हैं, जैसे कॉइल्स आप यूज करते हैं, मोर्टीन वगैरह, ये सब इनके अंदर जो इंग्रेडिएंट है, ठीक है ना, एंथोनिलीन प्रेजेंट होता है इसके अंदर, ठीक है, जो कि प्लांट एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। उस प्लांट एक्सट्रैक्ट को यूटिलाइज करके हमने ये एक कॉयल फॉर्म में जो है वो एक प्रोडक्ट बनाया है, जो कि है ये मॉस्किटो रेपेलेंट। तो ये क्या इंसेक्ट रेपेलेंट है, तो पेस्टिसाइड रेपेलेंट ही है, तो ये है क्या, ये प्लांट एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। सो दीज आर द काइंड ऑफ, मतलब पेस्टिसाइड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम इस मेथड को यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट प्लांट एक्सट्रैक्ट्स को जो है हम बनाते हैं फॉर दी पेस्टिसाइड्स। इसी तरह लेवेंडर ऑयल है, जैस्मिन ऑयल है, ठीक है। ये इन सब की फ्रेग्रेंस जो है ये पेस्ट रिपेलेंट्स के तौर पे यूज की जाती है। फूड एंड फ्रेग्रेंसेस, अगेन एनवायरमेंटल सैंपल्स के लिए यूटिलाइज की जाती है, पोल्यूशन कंट्रोल के लिए यूटिलाइज की जाती है, पॉलीमर्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स की एक्सट्रैक्शन के लिए यूज की जाती है, एसेंशियल ऑयल की एक्सट्रैक्शन के लिए यूज की जाती है, फूड एंड फ्रेग्रेंसेस के लिए यूटिलाइज की जाती है, ठीक है। तो ये जो है वो बेसिकली आपके पास इसके जो है वो यूटिलाइज किया जाता है सुपर क्रिटिकल एक्सट्रैक्शन मेथड, ठीक है। तो बेसिकली थ्रू आउट अगर आप एडवांस टेक्नोलॉजीज में भी चले जाओ आगे, तो फिर आपके पास जो है वो HPLC आ जाती है, आपके पास गैस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक आ जाती है, ऑल्दो दे आर एनालिटिकल टेक्निक्स, characterization techniques, but they are utilized for the separation technique as well, ठीक है ना, कि आप उसकी प्योरिफिकेशन अगर किसी चीज की चेक कर रहे हैं हम, तो वो हमें एक चीज की एक लिहाज से देखा जाए तो एक चीज को दूसरी चीज से हम सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है, और प्योरली उसको एक्सट्रैक्ट ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये
जो है वो उस बेसिस के ऊपर, मतलब कि ये कॉन्सेप्ट आगे आपका एडवांस होता जाएगा। और इंडस्ट्रीज में बेसिकली क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स वही होते हैं सारे। हमारा एक इंडस्ट्री होती है वो फोकस्ड होती है कि उसने ये डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। उस डिजायर्ड प्रोडक्ट के लिए वो जो है उसको क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, क्या क्या प्रोसेसेस अप्लाई करने होते हैं, क्या क्या रिएक्शंस उसने प्रोसीड कराने होते हैं, उस बेस के ऊपर जो है वो बेसिकली आप डिजाइन करते हो अपना इक्विपमेंट। अब उसके अंदर आपका वेपोरेटर भी चाहिए, आपको डिस्टिलेशन भी साइड बाय साइड चाहिए, आपको क्रिस्टलाइजेशन भी चाहिए, आपको एक्सट्रैक्शन भी चाहिए। ये सारे जो हैं ये कॉन्सेप्ट्स, ये टेक्निक्स जो हैं, ये सारी आपके सामने आपके माइंड सेट में होती हैं। आप अपने प्रोसेसेस को देखते हो, अपने रिएक्टेंट्स को देखते हो, अपने प्रोडक्ट्स को देखते हो, ठीक है, अपने एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये सब चीजों को देख के आप जो है इक्विपमेंट डिजाइन करते हो। तो आप एक केमिस्ट जो है वो ये बता सकता है कि उसको अपने किस किस्म का जो है एक प्लांट डिजाइन करना है। जो केमिकल इंजीनियर होता है वो फिर इसके ऊपर जो है वो वर्क करता है, और इन ऑपरेशंस और प्रोसेसेस, जैसे हमने बात की कि हमने केमिकल प्रोसेसेस को पढ़ना है और केमिकल ऑपरेशंस को पढ़ना है, ये दोनों मिलके केमिकल इंडस्ट्री का एक प्लांट जो है वो बनाते हैं, ठीक है। ये ऑपरेशन क्या है, किस किस्म के केमिकल प्रोसेसेस हैं, उन प्रोसेस के लिए यूनिट ऑपरेशंस क्या यूज हो रहे हैं और यूनिट प्रोसेसेस क्या यूज हो रहे हैं, वो हम डिसाइड करेंगे, वो हम स्टेप बाय स्टेप डिजाइन करते हैं। उसके बाद उस डिजाइन को देखते हुए आपका जो केमिकल इंजीनियर है वो आपका प्लांट जो है वो डिजाइन करके बनाता है कि आपको ये इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो वो जो रिक्वायरमेंट होती है वो केमिस्ट बताता है, और उसको जो इम्प्लीमेंट करना होता है वो केमिकल इंजीनियर का काम होता है, ठीक है। बनाने का काम उसका है, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट है क्या, आपको वो केमिस्ट इंडस्ट्री में वो किस किस्म का इक्विपमेंट या प्लांट रिक्वायर्ड है, जिसकी बेस पे आप अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, आप अपने इंडस्ट्री को रन करना चाहते हो, आपका प्रोडक्ट जो आपने बनाना है वो किस किस प्रोसेस से गुजरेगा। तो ये इसीलिए आपको यूनिट ऑपरेशंस और यूनिट प्रोसेसेस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि ये क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इसकी नॉलेज है, क्या इंफॉर्मेशन है, ठीक है। और इंडस्ट्री लेवल पे जाके आप उसको ऑपरेट कर सकते। ये सारी कॉन्सेप्ट, ये सारी थ्योरीज जो है इंडस्ट्रीज पे एप्लीकेबल हैं, ये सारे इसी मेथोडोलॉजी के अंडर चल रहे होते हैं। सिर्फ जब आप इंडस्ट्री लेवल पे जाते हैं वहां पे क्या होता है, जैसे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो हमने एलिमेंटल क्वालिटेटिव एनालिसिस जिसमें हमने किया है, रेडिकल डिटेक्शन जिसमें हम करते हैं, वो मेथोडोलॉजी आपकी इंडस्ट्रीज में भी यूटिलाइज होती है, ठीक है। इसी तरह फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन आप करते हैं ऑर्गेनिक में, तो वो आपके इंडस्ट्रीज में भी अप्लाई होते हैं। डिफरेंस सिर्फ जो टाइट्रेशंस आप लेबोरेटरी में अप्लाई करते हो वो आपके इंडस्ट्रीज में भी अप्लाई होते हैं। डिफरेंस सिर्फ ये आता है कि वहां पे आप जब स्टैंडर्ड्स बनाते हो या आप कोई एक स्पेसिफिक मोलैरिटी या स्ट्रेंथ्स के साथ आप एक रिएजेंट बना लेते हो, आप उसको लेबल करते हो, ठीक है। वहां पे इंडस्ट्रियल कोडिंग चलती है, ठीक है। तो आपने अगर फॉर एग्जांपल आपने 0.1 मोलर NaOH सोल्यूशन बनाया, ठीक है, वहां पे आप 0.1 मोलर NaOH सोल्यूशन नहीं लिखोगे, वहां पे उस स्टैंडर्ड का कोई स्पेसिफिक कोड होगा जो आप उसके ऊपर लिखोगे कि आपने ये उसी प्रोसीजर से आप अपना स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाओगे, और वही उसकी मोलैरिटी होगी, लेकिन उसकी इंडस्ट्रियल एक कोड हो जो आप उसको यूटिलाइज करोगे, ठीक है। तो ये एक हर इंडस्ट्रीज के अपने अपने एक कोडिंग होती है। अगर आप कभी नोट करें तो जब आप प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, जो ईटरीज अपनी लेते हैं आप, जैसे चिप्स के पैकेट्स का पैकेट है या कोई भी इस तरह की कोई चीज आप बाय करते हैं, तो आप उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स देखते हैं, तो उसमें अक्सर फ्लेवरिंग एजेंट्स या कोई उस तरह की ईटी ई समथिंग कोड वर्ड्स यूज किए गए होते हैं उस फ्लेवरिंग एजेंट के। तो बेसिकली अगर आप उसको खोलेंगे जाके तो वो फंक्शनल ग्रुप एस्टर है या एल्डिहाइड है या कीटोन है या कार्बोक्सिलिक एसिड ही है,
लेकिन क्योंकि उस इंडस्ट्री का अपना एक फॉर्मूला है, उसने उसके अकॉर्डिंगली उसको कोडिंग दी हुई है, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंसेस या दीज आर द टर्मिनोलॉजीज जो आप एक इंडस्ट्री में जब जाते हैं, आपकी 3 मंथ्स प्रोबेशन जो ट्रेनिंग होती है उसके अंदर जाके आप ये चीजें सीखते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए कि हाँ ये अप्लाई कहाँ पे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। ये पॉइंट्स आपके क्लियर होने चाहिए। बाकी व्हेन यू विल गो टू द इंडस्ट्री, वहां पे आपको वो प्रोसेसेस जो हैं वो सामने जब आपके आएंगे, आप उनको परफॉर्म करेंगे, आपको समझ आ जाएगी कि ये किस तरीके से प्रोसेसिंग हो रही है बेसिकली, ठीक है। क्योंकि वहां पे हम अब पढ़ लेते हैं कि अच्छा ठीक है, हमें डिस्टिलेशन कराना है, हमें इस तरीके का इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है, हमें एक्सट्रैक्शन कराना है ये, लेकिन वहां पे हमने एक प्रोडक्ट बना, ठीक है। उस प्रोडक्ट के लिए हमें जो है वो स्पेसिफिकली डिजाइंड इक्विपमेंट बनाना है उस प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग के लिए। उसके अंदर हमें ये डिफरेंट यूनिट ऑपरेशंस एंड केमिकल ऑपरेशंस, मतलब के यूनिट ऑपरेशंस एंड यूनिट प्रोसेसेस जिसको हम कहेंगे, यानी कि केमिकल रिएक्शंस के लिए जो चैम्बर्स रिक्वायर्ड है, जो कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, और हमारे जो ये फिजिकल रिएक्शंस या फिजिकल जो टर्मिनोलॉजीज के लिए हमें रिक्वायर्ड है इक्विपमेंट या प्रोसेसेस, वो मिलके एक डिजाइन करेंगे इक्विपमेंट। सो दैट्स व्हाई हम उसको 100% या 99% नहीं कह सकते, हम हर चीज को 75% कह सकते हैं, हाँ ये वर्किंग हो रही है। जब आप किसी इंडस्ट्री में एंटर होते हैं, उनकी वर्किंग देखते हैं, उनका इक्विपमेंट डिजाइन देखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इक्विपमेंट डिजाइनिंग इज नॉट लाइक अच्छा आपको ये डिजायर्ड प्रोडक्ट है तो आपने बस वो स्टेप्स देख लिए और आपने वो इक्विपमेंट डिजाइन किया। आपने बजट देखना है, आपने सोर्सेज देखने हैं, आपने अवेलेबिलिटी देखनी है, आपकी बहुत सी इस तरह की फैक्टर्स हैं जो सब मिल के आपको एक इंडस्ट्री चलाने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। सो दीज बेसिक टर्मिनोलॉजीज, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, ताकि वहां पे जब आप जाएं तो आपको ये चीजों के नॉलेज हो कि हाँ ये किस किस तरीके से काम करता है। अब एक्सट्रैक्शन का अगर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ले तो हमें सिर्फ यही पता है कि अच्छा ठीक है, प्लांट में से हमने कोई ड्रग एक्सट्रैक्ट करना है तो एक्सट्रैक्शन कर लो, दैट्स इट। लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट को हम देखें तो हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल कर रहे हैं, हम इंडस्ट्रीज के अंदर इस प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। एक्सट्रैक्शन करनी है ना, एयर में से पोल्यूटेंट मॉलिक्यूल को सेपरेट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम किस तरीके का एग्जॉस्ट सिस्टम जनरेट करेंगे कि आपके जो पोल्यूटेंट है वो उसके अंदर एक्सट्रैक्ट होके साइड पे हो जाए। जैसे अगर ऑयल इंडस्ट्रीज है तो आपके उस एटमॉस्फेयर में जिधर आप ब्रीथ इन कर रहे हैं, वहां पे आपके उस एटमॉस्फेयर में ऑयल ड्रॉपलेट्स भी मौजूद होंगे, तो उस ऑयल को आप एक्सट्रैक्ट कर लेंगे उस एनवायरमेंट से और उसको रीयूज कर सकते हैं उस ऑयल को डिफरेंट पर्पसेस के लिए, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस, ये कॉन्सेप्ट जो है ये एक्सप्लोरेशन मांगता है। ये एक्सप्लोरेशन आपकी अपनी परसीविंग है, आपकी अपनी जो है वो मेहनत है या अपनी सोच है कि आपने इसको कहाँ तक लेके जाना है, ठीक है। सो यहां तक आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लें।